तो दोस्तों, हम अपने पिछले टॉपिक को ही कंटिन्यू करते हैं। ये पार्ट 2 वीडियो है। हम डिस्कस कर रहे थे आरबीआई का जो मास्टर डायरेक्शन है इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को लेके। ठीक है, इसमें हमने 50% जो है वो कवर कर लिया था। 41 पेज का ये है, जिसके अराउंड मैंने 18 पेज एक्सप्लेन कर दिए थे, जो भी उसमें समझने वाला था। ठीक है, 20 मिनट का वीडियो है। आप अगर सच में अपनी नॉलेज को थोड़ा सा एनहेंस करना चाहते हो, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं है। आप इन्हें खुद भी रीड आउट कर सकते हैं। मैं बस उन सब चीज़ों पे ज़्यादा इम्फेसिस दे रहा हूँ जो काम करते टाइम चीज़ें आ जाती हैं सामने, और फिर हम उसके बारे में सर्च करते हैं, देखते हैं, फिर सोचते हैं यार ये हमें क्यों नहीं पता था, है ना? तो वो सब हेल्प होगी, क्योंकि देखो इंडस्ट्री में क्या है ना, आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो स्किल है, वो जितनी आप इम्प्रूव करते चले जाओगे, आपकी लाइफ की इम्प्रूवमेंट, आपकी सैलरी इम्प्रूव हो जाएगी, आपकी पोजीशन इम्प्रूव हो जाएगी। आप इंडस्ट्री में खुद का अपना बिजनेस है तो आप अच्छा करोगे काम, आपकी लाइफ स्टाइल ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी। तो नॉलेज ही है सोर्स हर चीज का। ठीक है, तो इसमें हम करते हैं 18 पेज से आगे करेंगे, लेकिन इसमें ना एक चीज डिस्कस करता हूँ सबसे पहले, जो रह गया। पेज नंबर 5 है, एक सेकेंड। पेज नंबर 6। हाँ, ये देखो, यहाँ पे एक पॉइंट है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट। देखो लॉ में कोई भी बात जब ये लिखी जाती है ना, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट, मतलब कहीं भी कुछ भी जो लिखे गई हो बातें उसको इग्नोर करते हुए, मैनर ऑफ पेमेंट इन फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज में जो हम पेमेंट करेंगे इंपोर्ट के अगेंस्ट, अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, इंडिया में जो पर्सन रेजिडेंट है, मतलब इंडिया का इंपोर्टर, मे मेक पेमेंट, वो पेमेंट कर सकता है फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स इन फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज में वो पेमेंट कर सकता है थ्रू एन इंटरनेशनल कार्ड हेल्ड बाय हिम इन रुपीज। इंटरनेशनल कार्ड, इंटरनेशनल कार्ड चाहे वो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड अगर आप होल्ड करते हैं, उसमें अगर रुपीज में है तो भी आप उसके अगेंस्ट पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, इंडिया अगेंस्ट द चार्ज स्लिप साइंड बाय द इंपोर्टर और एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द आरबीआई, आरबीआई ने जिसे अप्रूव किया हुआ है, तभी कर सकते हैं डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट। ठीक है, अगर आपने नॉर्मल डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दिया तो बैंक वालों को दिक्कत होगी उस ट्रांजेक्शन्स की पूरी डिटेल निकालने में, उनको लिंक करने में। फिर बैंक वालों को बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है उसका, उसको क्लोज करने के लिए। तो ये पार्ट था यहाँ पे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा टॉपिक चल रहा था। मैं आ गया था 18 पेज तक एक्सप्लेन कर दिया था मैंने। आगे चलते हैं। हाँ, रिसीट ऑफ इम्पोर्ट डॉक्यूमेंट्स और बिल्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया था कि बिल ऑफ एंट्रीज, बिल ऑफ सेटलमेंट कैसे होगा। कोई खास नहीं है इसमें। ठीक है, वही चीज़, रिसीट ऑफ इम्पोर्ट डॉक्यूमेंट्स बाय एडी कैटेगरी की भाई, ओवरसीज सप्लायर है, मतलब विदेशी सप्लायर है, वो आपके बैंक को तभी तो देगा ना, कोई डॉक्यूमेंट भेजेगा जब आपका बैंक ऑथोराइज होगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट को डील करने के लिए। भाई हर एक ब्रांच में तो ये फैसिलिटी नहीं होती ना, फॉरेक्स डिपार्टमेंट तो है नहीं। तो जो डिपार्टमेंट, जो जो ब्रांच होगा, और हर ब्रांच का अलग अलग एडी होता है, ऑथराइज डीलर कोड। तो जो ब्रांच होगा, जो ऑथराइज डीलर होगा, जो फॉरेक्स में डील करता होगा, वही ऑथराइज होगा ना इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए, तभी तो आप उसके पास जाओगे और उस इंपोर्ट की पेमेंट करोगे। वही चीज यहाँ पे लिखी गई है। एविडेंस ऑफ इंपोर्ट, इंपोर्ट का क्या एविडेंस माना जाता है? अब देखो, फिजिकल इंपोर्ट, इन केस ऑफ ऑल इंपोर्ट्स इररेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेड, इस बात को तो आप भूल जाओ कि फॉरेन एक्सचेंज आपने कितना पे किया है, पेड फॉर इंपोर्ट इनटू इंडिया, इंडिया इट इज ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ एडी कैटेगरी, एडी कैटेगरी मतलब बैंक की ये जिम्मेदारी बनती है विच द रिलेटिव रेमिटेंस वाज मेड टू इंश्योर दैट प्रॉपर इंपोर्ट, कि भैया अगर कोई पेमेंट हुई है ना तो प्रॉपर ही डॉक्यूमेंट आपके पास सबमिट होने चाहिए। द इम्पोर्टर शैल सबमिट बिल ऑफ एंट्री नंबर, इम्पोर्टर बिल ऑफ एंट्री देगा, बिल ऑफ एंट्री डॉक्यूमेंट जाके दे देगा, नंबर देगा, पोर्ट कोड देगा, एंड डेट फॉर मेकिंग एविडेंस ऑफ इंपोर्ट,
अंडर आईडीपीएमएस में भी डिटेल शो करवाएगा कि देखो इस आईडीपीएमएस में ये शिपिंग बिल ऑफ एंट्री की डेट आ रही है। कस्टम असेसमेंट सर्टिफिकेट देगा, पोस्टल अप्रेजल फॉर्म देगा एज डिक्लेयर्ड बाय द इंपोर्टर टू द कस्टम अथॉरिटी। कस्टम अथॉरिटी उसने और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिए होंगे वो सारे देगा। तो बस वही सारी चीज़ें लिखी गई हैं। मेन तो इसमें बिल ऑफ एंट्री है, बिल ऑफ लेडिंग दे दोगे, है ना। देखो यहाँ पे क्या है, एडी बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट आउटवर्ड रेमिटेंस मैसेज। एडी बैंक, आपका बैंक ओआरएम जनरेट कर देगा फॉर ऑल सच आउटवर्ड रेमिटेंस इरेस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू शैल परफॉर्म द सब्सिक्वेंट एक्टिविटी। ये नहीं देखेगा $50 है, $100 है। आईडीपीएमएस की गाइडलाइंस है, तुमने पेमेंट कर दी, तुम्हारे बैंक ने पेमेंट किया, तो तुम ओआरएम में उसको दो, और ओआरएम को फिर क्लोज भी करना है बिल ऑफ एंट्री से, नहीं तो ओआरएम आउटस्टैंडिंग रह जाएंगे। ओआरएम आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब बिल ऑफ एंट्री आई ही नहीं है, मतलब गुड्स नहीं आया, है ना। तो एविडेंस ऑफ इंपोर्ट इन ल्यू ऑफ बिल ऑफ एंट्री। अब जब बिल ऑफ एंट्री नहीं है तो फिर क्या करें, तो देखो बैंक में एक्सेप्ट इन ल्यू ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी ऑफ बिल ऑफ कॉपी एंट्री फॉर होम कंजम्पशन अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द सीईओ और auditor of the company that the goods for which remittance was made have actually been imported into India। अगर बिल ऑफ एंट्री नहीं है ऐसे केस में, तो द अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो है वो $10 लाख से कम है। सीईओ से अप्रूवल ले लेगा, लेकिन नॉर्मली आपको बिल ऑफ एंट्री तो लेके जाना है, नहीं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि भाई सीएजी या फिर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी के केस में ये सारी चीज़ें होती हैं, तो आप हम उनकी बात नहीं कर रहे। नॉन फिजिकल इम्पोर्ट है, जैसे सॉफ्टवेयर या डाटा इंपोर्ट कर लिया, है ना, ऐसे केस में फिर चार्टर्ड अकाउंट से सर्टिफिकेट ले जाओ, सीए से सर्टिफाई करके ले जाओ, ये सारी चीज़ें। अब ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो डिटेल्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर फॉर आईडीपीएमएस। आईडीपीएमएस के ऑपरेशनल प्रोसीजर को समझना है, यही तो आपका काम है भाई। ईडीपीएमएस और आईडीपीएमएस को जिसने समझ लिया, वो बंदा अच्छे से इंडस्ट्री में काम करेगा और अपना एक वैल्यू क्रिएट करवा लेगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कि भाई इसको ना ईडीपीएमएस और आईडीपीएमएस की कंट्रोल अंडरस्टैंडिंग है, मतलब कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग और कंट्रोल है इसको अपने काम पे। वो तभी होगा ना जब आपको पता रहेगा, या उस काम की वैल्यू के बारे में पता रहेगा, कितना इंपॉर्टेंट काम है, कि भैया ईडीपीएमएस, आईडीपीएमएस, ओआरएम, आईआरएम, अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगी, समझ में नहीं होंगी, तो कंपनी को तो आप कभी भी क्वेश्चन लिस्ट में लेके आ जाओगे। क्वेश्चन लिस्ट वो लिस्ट है जिसमें कोई भी इंपोर्टर एक्सपोर्टर नहीं आना चाहता, वो चाहता है इससे दूर ही रहे। क्वेश्चन लिस्ट को अगर मैं नॉर्मली बात करूं, वैसे सुनने में थोड़ा अच्छा लग रहा है क्वेश्चन लिस्ट, कि कि आपके ऊपर नज़र रखी जाएगी, वैसे इन जनरल फ्रॉड लिस्ट बोलेंगे कि भाई तू एक्सपोर्ट कर देता है लेकिन पैसे ही नहीं आते, या इंपोर्ट कर लेता है तू पैसे ही नहीं देता। तो वही है ना, अगर एक्सपोर्ट कर दिया, शिपिंग बिल जनरेट हो गई और तुम्हारे शिपिंग बिल क्लोज नहीं हुए, इसमें तो पैसा नहीं आया, तुम गलत तो नहीं कर रहे। या फिर इंपोर्ट कर लिया है, या मतलब बिल ऑफ एंट्री आ गई, उसकी पेमेंट ही नहीं कर रहे, मतलब तुम फ्रॉड तो नहीं कर रहे कि तुम पेमेंट ही नहीं कर रहे हो, बस गुड्स पे गुड्स लाए जा रहे हो। तो देखो द ऑपरेशनल गाइडलाइंस आर समराइज्ड। जो ऑपरेशनल गाइडलाइंस मतलब जो आपको टेक्निकल नॉलेज है ना, वो ये है। एडी बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट आउटवर्ड रेमिटेंस मैसेज। एडी बैंक ओआरएम मैसेज करता है, कब करता है, कब करता है, जब आउटवर्ड रेमिटेंस करते हैं। क्या बैंक बिल ऑफ एंट्री जनरेट करता है? नहीं, बिल ऑफ एंट्री तो कस्टम डिपार्टमेंट का काम है, बैंक तो ओआरएम करता है, आउटवर्ड रेमिटेंस फॉर इंपोर्ट पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ देयर इंपोर्टर कस्टमर। बैंक अपने कस्टमर, बैंक के लिए हम कस्टमर है, हम इंपोर्टर है तो हम उसके कस्टमर हो गए बैंक के, हमारे बिहाफ पे वो पेमेंट करता है और ओआरएम जनरेट कर देता है। क्रिएशन ऑफ ओआरएम फॉर ऑल आउटस्टैंडिंग आउटवर्ड रेमिटेंस फॉर इंपोर्ट पेमेंट नीड टू बी कंप्लीटेड ऑन और बिफोर। ये तो एक पुरानी डेट है, उस टाइम ये चीज़ आई थी 2016 में, अब भी है, तो जरूरी है। एक बार जो प्रोसीजर बना दिया, गाइडलाइन बना दी, तो फिर हमेशा के लिए रहता है। तो सेटलमेंट ऑफ ओआरएम विद बिल ऑफ एंट्री, एक बार ओआरएम जनरेट हो गया और एक बार इधर से बिल ऑफ एंट्री आ गई, तो अब आपको ध्यान देना होगा, जो बिल ऑफ एंट्री है क्या इसके अगेंस्ट हम पेमेंट कर चुके हैं? सर बिल ऑफ एंट्री आने से पहले पेमेंट कैसे हो सकती है? जैसे कि भाई एडवांस पेमेंट कर दिया, जो सप्लायर है उसको आप पे भरोसा नहीं है, वो कहता नहीं यार, हम तुम्हें गुड्स तभी देंगे जब तुम हमें पहले पैसा दोगे। तो जब पहले पैसा दे दिया आपने, तो आपका ओआरएम जनरेट हो गया, तो बैंक तो ओआरएम की लिस्ट कभी भी आपको दे देगा,
बिल ऑफ एंट्री बाद में आ रही है, तो आपको बोलो बैंक को एक लेटर बनाओ, फॉर्मल लेटर, कि भाई ये ORM नंबर है, ये मेरा बिल ऑफ एंट्री नंबर है, ये 10 ORM है, वो एक सिंगल बिल ऑफ एंट्री से क्लोज कर दे। या इस ORM का, जैसे कि $5000 की पेमेंट हुई है, मेरे पास बिल ऑफ एंट्री भी उसी 5000 के अगेंस्ट आई है, गुड्स मंगवाया है, तो सिंगल 1 to 1 मैच करवा दो उसको। तो ये कैसे होगा, बैंक करेगा, और बैंक इसको बोलते हैं सेटलमेंट। तो सेटलमेंट ऑफ ORM विद बिल ऑफ एंट्री। अगर ORM आउटस्टैंडिंग है तो आप उसको टेक्निकली बोल सकते हो कि ORM अभी सेटल नहीं हुआ, ठीक है ना। तो बेस्ड ऑन द AD कोड डिक्लेयर्ड बाय द इंपोर्टर, इंपोर्टर ही कस्टम में जाके अपना AD कोड डिक्लेयर करता है, तभी जो कस्टम वाले हैं वो पर्टिकुलर एक AD कोड पे बिल ऑफ एंट्री जनरेट कर देता है। 4 बैंक है, आपने फाइल करते टाइम, कस्टम में डॉक्यूमेंट्स फाइल करते टाइम अपने तीसरे बैंक का AD कोड दे दिया, तो वो तीसरे बैंक के AD कोड में आएगा। समझ रहे हो, आप जो AD कोड बताओगे उसे उस बैंक में आ जाएगा। तो बेस्ड ऑन द AD कोड डिक्लेयर्ड बाय द इंपोर्टर, द बैंक शैल डाउनलोड द बिल ऑफ एंट्री। आप अपने बैंक को बोलोगे, 4 बैंक है, चारों बैंक में जा जाके बोलो कि भैया मुझे बिल ऑफ एंट्री बताओ, जो भी EDI पोर्ट ने इशू किए, फ्रॉम बिल ऑफ एंट्री मास्टर। IDPMS में जो बिल ऑफ एंट्री मास्टर है वो आपका डाउनलोड करके दे देगा। फॉर नॉन EDI पोर्ट, जहां पे वो जा नहीं रहा है बिल ऑफ एंट्री मास्टर अपडेट, AD बैंक फॉर द इंपोर्टर ऑफ द इंपोर्टर शैल अपलोड द बिल ऑफ एंट्री डाटा इन IDPMS। तो ऐसे केस में बैंक की ड्यूटी बनती है कि इन बिल ऑफ एंट्रीज को वो IDPMS में अपडेट करे, मैनुअल बिल ऑफ एंट्री फॉर्मेट में। तो एक फॉर्मेट है मैनुअल बिल ऑफ एंट्री रिपोर्टिंग का, उसके बेस पे आपका बैंक इसको अपडेट करेगा। ये देखो यहाँ ये लोगों की क्वेरी थी। नाउ AD बैंक शैल एंटर बिल ऑफ एंट्री डिटेल। अब जो AD बैंक है वो एंटर करेगा बिल ऑफ एंट्री डिटेल, बिल ऑफ एंट्री नंबर, पोर्ट कोड, डेट फॉर ORM एसोसिएटेड विद एडवांस पेमेंट फॉर इंपोर्ट ट्रांजेक्शन एज पर द मैसेज फॉर्मेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री सेटलमेंट। फिर बैंक क्या करता है, आपसे डिटेल ले लेगा बिल ऑफ एंट्री की, आप ही उसको बताओगे इसके साथ ये ORM नॉक ऑफ करना है, फिर वो अपना फॉर्मेट तैयार कर लेगा और सेटलमेंट के लिए आगे डाल देगा। इन केस ऑफ पेमेंट आफ्टर रिसीट ऑफ बिल ऑफ एंट्री, अब आपने पहले बिल ऑफ एंट्री ले लिया और फिर बाद में पेमेंट, मतलब बिल ऑफ एंट्री पहले आने का मतलब क्या है, गुड्स पहले आ गया, बाद में आप पेमेंट कर रहे हो, तो सिंपल सी बात है, उनके पास ऑलरेडी बिल ऑफ एंट्री लेके आप जाओगे पेमेंट करते टाइम, इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स की जो जरूरत होती है पेमेंट करते टाइम, उसमें बिल ऑफ एंट्री है। तो बिल ऑफ एंट्री लेके जा रहे हो तो वो बिल ऑफ एंट्री से एक बिल जनरेट कर देगा, उस बिल को बिल ORM में जाके अपने आप ही ORM जनरेट करेगा और उस बिल को नॉक ऑफ भी कर देगा। तो बहुत सिंपल है ये। ना मल्टीपल ORM कैन बी सेटल्ड अगेंस्ट बिल ऑफ एंट्री। एक से ज्यादा ORM की लिस्ट है, एक से ज्यादा पेमेंट्स की लिस्ट है, उन सबको कंसोलिडेट करो और एक बिल ऑफ एंट्री से एडजस्ट करवा लो। या फिर एक बड़ी पेमेंट हो गई $50,000 की, और जो बिल ऑफ एंट्री है 4 बार गुड्स आया मान लेते हैं उस पेमेंट के अगेंस्ट, तो चारों को इकट्ठा करो और एक ORM यूज कर लो। वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। ऑन सेटलमेंट ऑफ ORM विद एविडेंस ऑफ इंपोर्ट AD कैटेगरी, बैंक शैल इन केस इशू एक्नॉलेजमेंट। बैंक आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप देगा। देखो जब भी याद रखना, बैंक से आप कोई भी कम्युनिकेट करो ना, तो एक फॉर्मल लेटर बनाओ, लेटर में लिखो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स वी आर सबमिटिंग फॉर द क्लोजर ऑफ बिल ऑफ एंट्री, और उसमें लिस्ट डाउन कर दो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, और फिर उस पर ना उसकी एक्नॉलेजमेंट भी ले लो अपने डॉक्यूमेंट्स में प्रूफ रखने के लिए। कल होके जब क्वेश्चन लिस्ट वाली कोई रिमाइंडर मेल आ जाए तो तुम्हारे पास एक प्रूफ हो। कभी भी बैंक में कोई भी मेल भेजते हो, कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, तो बिना फॉर्मल लेटर के, बिना एक्नॉलेजमेंट के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स मत दो। कम्युनिकेशन प्रूफ जरूर होना चाहिए अपने आप को सेफ रखने के लिए, ठीक है ना। तो देखो वही एक्नॉलेजमेंट ले लेना, उस एक्नॉलेजमेंट में आपको दिख जाएगा ये बिल ऑफ एंट्री है, ये बिल ऑफ एंट्री का रिसीट नोट है, ये ऐसे ऐसे खत्म कर रहे हैं। The importer needs to preserve the printed import copy of bill of entry as evidence of import and acknowledgement slip for future use। देखो बार बार बोल रहा है ना यहाँ पे, जो मैंने बातें बताई है कि एक इंपोर्टर की ड्यूटी बनती है वो बिल ऑफ एंट्री रखे प्रिंट फॉर्म में, और एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो बैंक ने लिखा है। कल हो के बैंक वाला बोलता है अरे मेरे पास तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, अरे मैंने तो कोई ऐसा जनरेट नहीं किया, तो दिखा दो ना, उनके मुंह पे मारो ऐसे फेंक के। चलो मजाक कर रहा हूँ, मतलब अपने आप को सेव करना है अल्टीमेटली, ठीक है ना। एक्सटेंशन एंड राइट ऑफ बिल ऑफ एंट्री को एक्सटेंड कर दिया जा सकता है कि चलो ठीक है और थोड़ा टाइम दे देते हैं तुम्हें, और आगे पेमेंट कर देना, आगे क्लोज करा लेना। तो इसमें क्या देखो, राइट ऑफ कितना कर सकते हैं। AD कैटेगरी बैंक कैन कंसिडर क्लोजर ऑफ बिल ऑफ एंट्री और ORM इन IDPMS दैट इन्वॉल्व्स राइट ऑफ
टू द एक्सटेंट ऑफ 5% ऑफ इनवॉइस वैल्यू। इनवॉइस का 5% तक वो राइट ऑफ कर सकते हैं, मतलब इनवॉइस का 5% तक आपने पेमेंट नहीं भी किया है, पेमेंट नहीं भी किया है तो भी वो बिल ऑफ एंट्री को क्लोज कर देंगे, वो यहाँ लिखेंगे ये बात। अब क्या होता है कि आपने इनवॉइस आ गया, बिल ऑफ एंट्री भी आ गया, आपने देखा यार ये तो गुड्स में ना थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ गई, मैं इसको पूरे पैसे नहीं दूंगा, बिल ऑफ एंट्री तो पूरे का आ गई है, पैसे मैं कम दूंगा। तो ऐसे केस में 5% तक तुम कम दे सकते हो, फिर भी बिल ऑफ एंट्री को क्लोज कर देंगे। तो ये देखो यहाँ पे लिखा है क्वालिटी इश्यूज है, ये है वो है, इस टाइप से तुम करवा सकते हो क्लोज। अब क्या करेंगे देखो, वाइल अलाउइंग राइट ऑफ एडी कैटेगरी बैंक मस्ट इंश्योर दैट द केस इज नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एनी पेंडिंग सिविल और क्रिमिनल सूट। वो जो बंद करेंगे, मतलब आपके राइट ऑफ के जो केसेज होंगे बिल ऑफ एंट्री के, तो वो ये 4 चीजें देखेंगे बैंक वाले, और आपसे डिक्लेरेशन भी लेंगे कि ये जो केस है कहीं सिविल और मैटर क्रिमिनल सूट में पेंडिंग नहीं है। द इम्पोर्टर जो है वो उसके ऊपर ईडी डिपार्टमेंट जो होती है ना, मनी लॉन्ड्रिंग वाले सब केसेस कर रहे होते हैं, या सीबीआई इसके पीछे नहीं पड़ी है, वो डिक्लेरेशन ले लेंगे कि हाँ जो इंटरनल इंस्पेक्टर ऑडिटर है वो इनके यहाँ कोई चेकिंग नहीं कर रहे हो। तो ये 3 डिक्लेरेशन लेके आपका राइट ऑफ करेंगे। Extension and right of cases not covered by the extent guidelines may be referred to the concerned regional office of the RBI। अगर कोई राइट ऑफ का केस है वो नहीं ले कर पा रहे हैं बैंक, तो फिर ये आरबीआई के रीजनल ऑफिस में भेजा जा सकता है अप्रूवल के लिए। ठीक है, द एक्सटेंट इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइंस फॉर एविडेंस ऑफ इम्पोर्ट इन ल्यू ऑफ बिल ऑफ एंट्री। तो वही है बिल ऑफ एंट्री के केस में, वो अगर बिल ऑफ एंट्री की जगह कुछ और डॉक्यूमेंट्स है तो वहाँ भी ये सारे नियम एप्लीकेबल हो जाते हैं। फॉलो अप फॉर एविडेंस ऑफ इम्पोर्ट। बैंक आपको अनसेटल्ड ओआरएम की लिस्ट भेजेगा, आईडीपीएमएस की लिस्ट भेजेगा, आपसे फॉलोअप लेता रहेगा, भैया कब कराओगे क्लोज, कब तुम्हारे इस पेमेंट के अगेंस्ट बिल ऑफ एंट्री आएगी, कब तुम्हारे बिल ऑफ एंट्री के अगेंस्ट पेमेंट करोगे, दोनों चीजें। अगर पेमेंट कर दिया तो तुम्हें फॉलोअप लेंगे, बिल ऑफ एंट्री कब आएगी, भाई गुड्स कब इंपोर्ट करोगे, क्यों कर दिया, पैसा तुमने फॉरेन करेंसी क्यों दे दिया, हमारे देश से बाहर क्यों दिया, कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहे। और गुड्स ले लिया तो बोलेगा भाई तुमने गुड्स मंगवा लिया, पैसा क्यों नहीं दिया, समझ रहे हो। तो वो पूरा फॉलो अप करते रहेंगे और आपको रिमाइंडर मेल्स आते रहेंगे। फिर वेरिफिकेशन और प्रेजेंस, वो एडी कैटेगरी वाले आईडीपीएमएस में देखेंगे, वो सारे के सारे बैंक वाला आईडीपीएमएस में चेक करेगा, सारे सर्टिफिकेट्स बिल ऑफ एंट्री की वेरिफिकेशन करेगा, तब जाके ये सब करेगा, वही सारी चीज़ें। फिर फॉलो अप और इम्पोर्ट एविडेंस, अब वही है ना, अब यहाँ पे इम्पोर्ट एविडेंस में ये भी मांगेगा, हाँ ठीक है बिल ऑफ एंट्री आ गया तो तुम पेमेंट क्यों नहीं कर रहे, वहाँ क्या था पेमेंट कर दिया तो बिल ऑफ एंट्री का मतलब गुड्स कब मंगवाओगे, तो वो सारा यहाँ से कम्युनिकेट करेगा आपसे। In IDPMS, all outstanding import remittances, irrespective of the amount involved, should be reported by the AD category। AD कैटेगरी की ही ड्यूटी बनती है कि IDPMS में रिपोर्ट कर भाई, चाहे वो $50 की रेमिटेंस है, $100 की, ये मत देखना अमाउंट क्या है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। बाद बाकी कुछ और हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, लेकिन हम उस पर एक सेपरेट चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट क्या होता है, उस पर डिस्कस करेंगे बाद में। इसमें देख लेते हैं और क्या है, गोल्ड ज्वेलरी स्पेशल सर्कमस्टांसेज हैं गोल्ड ज्वेलरी को लेकर, अपने को इतना नहीं देखना है, स्पेशल केस हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे, हम यहाँ पे जनरल टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। इसमें इम्पोर्टर फंस रहा है या फंस जाता है जनरली, डायमंड वायमंड से रिलेटेड है, ये अपने को नहीं देखना अभी, बैंकिंग फैक्टरिंग की चीज़ें हैं, जब ये चीज़ हम देख सकते हैं। मर्चेंट ट्रेड, एडी बैंक्स में हैंडल द मर्चेंट ट्रेड ट्रांजैक्शन एमटीटी। मर्चेंट ट्रेड में क्या होता है, इंपोर्टर जो है, जैसे कि इंडिया का बंदा हूँ मैं इंपोर्ट करा रहा हूँ, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, इंडिया में मत भेज गुड्स, तो ऐसा कर बांग्लादेश को भेज दे। तो मैं इसमें क्या, मैंने बांग्लादेश से ऑर्डर लिया होगा कि मैं तुझे दूंगा, और वो चीज़ तो मेरे पास है नहीं, तो मैंने चाइना से खरीदा, बांग्लादेश को दे दिया और बोला कि इंडिया में भेजने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भेज दे। तो वहाँ से मैं पैसा लूँगा
और इस बंदे को पैसा दे दूंगा, बांग्लादेश से पैसा लेके चाइना को दे दूंगा और बीच में अपना कमीशन रख लूंगा। तो मैं इस केस में क्या हो गया, मैं इस केस में मर्चेंट ट्रेड हो गया। तो ये वाला पॉइंट मर्चेंट ट्रेड का है। ये एक स्पेशल केस है वैसे मर्चेंट ट्रेड का ना, इसको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग है और एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे इस पे, अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन होगी तो। और ये है एक EFC अकाउंट। देखो EFC क्या होता है, EFC वो अकाउंट है जिसमें फॉरेन करेंसी में हम अपने पैसे को रख सकते हैं। डॉलर में पैसा आया या डॉलर में ही रखना चाहते हैं, उसको INR में कन्वर्ट नहीं, तो आप अपने बैंक में EFC अकाउंट खुलवाओ और उसमें डॉलर का पैसा डॉलर में ही रहेगा। तो ये है एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट, EEFC। ये ना मर्चेंट ट्रेड में ना इंपोर्ट लेग एक्सपोर्ट लेग, इसमें मैं फंस भी गया था एक बार, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी इंपोर्ट इसी मर्चेंट ट्रेड के ट्रांजेक्शन में। तो मैं वो गलती भी डिस्कस करूंगा, एक भी सेपरेट वीडियो बनाएंगे, मजा आएगा उसमें। जो मैंने गलती की है वो आप मत करना, मेरे बॉस को बहुत डांट पड़ी थी मेरी गलती की वजह से। तो वो हम डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। राइट ऑफ, ये सब पूरा का पूरा मर्चेंट ट्रेड से रिलेटेड पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है वैसे। ये डिस्कस करेंगे, इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। इसमें क्या रह गया, और कोई खास इसमें टॉपिक है नहीं ऐसा जो समझने वाला है। तो हमने कोशिश की है समझने की, मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूँ कुछ तो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे मर्चेंट ट्रेड पे, इंपोर्ट लेग क्या एक्सपोर्ट लेग क्या, मैंने क्या गलती की है, वो सारी की सारी चीज़ें शेयर करेंगे। तो अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना कि भाई तूने सही पढ़ाया या तूने ये एक्सप्लेन, मैं पढ़ा तो नहीं रहा, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सही किया है, या फिर कमेंट करना कोई क्वेरी रह जाती है, गलत बोला है तो बता देना कि भाई तू गलत है। इम्प्रूवमेंट तो हम सबको चाहिए, मुझे तो बहुत सीखना और सीखने में मज़ा आता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई मुझे गलत बोल के गाइड करता है कि भाई तू गलत है। मैं बहुत इंटरेस्ट से उसकी बात को सुनता हूँ ताकि मैं खुद के इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मर्चेंट ट्रेड ट्रांजैक्शन बहुत ही अच्छा टॉपिक है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।